नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियां कही है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। और निश्चित ही हमें सफलता की जो जिद हमने ठानी है, जो सफलता के लिए हमने एक जिद को पाला है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और जब हम अपनी जिद पर अड़े रहकर सफलता के लिए मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मंजिल भी प्राप्त होगी और हम अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर सकेंगे। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और जिस जिद पर आप अड़े हैं उस मंजिल तक ले जाने में एलएम ज्योग्राफी लेकर आया है यह एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। और इस स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मृदा, यानी कि राजस्थान की मिट्टी को लेके। और निश्चित रूप से राजस्थान की मृदा को लेके हर एग्जाम में प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्ट मिट्टी से प्रश्न आता है, मिट्टी की विशेषता से, उसके वितरण से प्रश्न आता है। और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से हमें भौतिक प्रदेश से, फसलों से प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान की मृदा को लेके जो भी प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह कृषि विभाग का वर्गीकरण है, चाहे वह वैज्ञानिक वर्गीकरण है, चाहे वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्गीकरण है, जिस प्रकार से भी मिट्टी के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से विकसित मृदा है? ए रेगुर मृदा, बी दोमट मृदा, सी बलुई मृदा, डी लाल मृदा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विकसित मृदा का तात्पर्य क्या होता है। अब यहां पे समझा, जब हम विकसित मृदा की बात करते हैं तो मृदा के 5 संस्तर होते हैं, जिसे मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। और मृदा परिच्छेदिका का मतलब है कि यहां जो कोई भी भाग है, यहां कोई भी एक क्षेत्र है और यहां की मिट्टी में यदि 5 स्तर है, कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। जी, आपको 5 स्तर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला यहां है आर, सबसे नीचे होता है वह आर, उसके बाद सी, बी, ए, और सबसे ऊपर जो यहां आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है ओ। तो किसी भी मिट्टी में 5 संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर। अब जिस मिट्टी में यह 5 संस्तर, ओ में विशेष रूप से जो ऑर्गेनिक क्षेत्र है वह आता, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो ये 5 स्तर मिट्टी के होते हैं। जिस मिट्टी में 5 स्तर पाए जाते हैं उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? विकसित मृदा कहते हैं। और जब हम राजस्थान की मृदा की बात करें तो राजस्थान की जो मृदा है जिसे हम कहते हैं झलोड़ मृदा। कौन सी मृदा? झलोड़ मृदा, जिसका दूसरा नाम है दोमट मृदा।
कि राजस्थान में झलोड़ या दोमट मृदा जो है यह विकसित मृदा का उदाहरण मानी जाती है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी, दोमट मृदा राजस्थान में एक विकसित मृदा है। अब आप कहेंगे सर रेगुर मृदा विकसित क्यों है, नहीं है? तो आप समझना यहां से, रेगुर मृदा जिसे हम क्या बोलते हैं, काली मृदा जो होती है यह अल्प विकसित है। कैसी है? अल्प विकसित मृदा है। क्यों? क्योंकि जल या अपर्दन के कारण इसमें इस ओ पर जो है संस्तर का निर्माण नहीं हो पाता। इसीलिए काली मृदा में पांचों प्रकार के संस्तर या पांचों स्तर नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे हम अल्प विकसित कहते हैं। बलुई मिट्टी जिसे हम रेतीली बलुई मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेतीली बलुई मृदा यहां अविकसित मृदा है। यहां कैसी है? अविकसित मृदा है। और अविकसित मृदा क्यों है? इसका कारण है कि राजस्थान में जब हम अपर्दन पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो अपर्दन होता है वह पवन या वायु के द्वारा होता है। और पवन और वायु के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित मृदा जो है वह रेतीली बलुई मृदा, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। इसीलिए यह क्या है? अविकसित मृदा होने के कारण जो है यह उपजाऊ कम होती है। इसके बाद है लाल मृदा जिसे हम पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। यहां भी जो है अल्प विकसित मृदा है। और अल्प विकसित मृदा क्यों है? क्योंकि यह भी अपर्दन से प्रभावित है। और लाल मृदा, पर्वतीय मृदा में जो अपर्दन होता है वह वर्षा जल के कारण होता है, जिसे हम चादरी अपर्दन या सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। और सीट इरोजन, चादरी अपर्दन के कारण इसमें मिट्टी के पांचों स्तर का निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए यह अल्प विकसित मृदा के रूप में जानी जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में जब भी मिट्टी का प्रश्न आए और विकसित मृदा के रूप में पूछा जाए तो दोमट मृदा, जिसे हम क्या कहते हैं, झलोड़ मृदा कहते हैं, यह ध्यान रखना। इसे झलोड़ मृदा या कांप मृदा भी कहा जाता है। तो झलोड़ मृदा या जो कांप मृदा है यह कैसी मृदा मानी जाती है? एक विकसित मृदा का उदाहरण मानी जाती है। क्लियर? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अम्लीय प्रकृति की मृदा है? ए, पर्वतीय मृदा, बी, काली मृदा, सी, झलोड़ मृदा, डी, कल्लर मृदा। अब यहां पे समझना कौन सी एक अम्लीय प्रकृति की। और जब हम प्रकृति के आधार पर मृदा की प्रकृति का अध्ययन करते हैं जब हम मिट्टी की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो मिट्टी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है अम्लीय मृदा होती है, एक उदासीन मृदा होती है और एक क्षारीय मृदा होती है। यह ध्यान रखना, जो अम्लीय मृदा है इसका पीएच मापक्रम कितना होता है? 7 से कम होता है।
जो उदासीन मृदा होती है इसका पीएच मापक्रम कितना होता है? 7 होता है। और जो क्षारीय मृदा होती है इसका पीएच मापक्रम 7 से अधिक होता है। अब जब हम राजस्थान की बात करें तो अम्लीय मृदा कौन सी होगी? तो यहां ध्यान रखना जिसमें कार्बनिक यौगिक, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस की मात्रा जिस मिट्टी में ज्यादा होगी वह मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। और राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक या ह्यूमस जिस मिट्टी में पाए जाते हैं वह है लाल मृदा, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना राजस्थान में जो अम्लीय मृदा है या अम्लीय प्रकृति की जो मृदा है वह कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, पर्वतीय मृदा, जिसे हम लाल मृदा भी कहते हैं। यह कैसी है? अम्लीय प्रकृति। बाकी सब में अब जैसे काली मिट्टी है, झलोट मिट्टी है, कल्लर मिट्टी है। अब इसमें से जो कल्लर मिट्टी है इसे हम क्षारीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा भी कहते हैं, लवणीय मृदा भी कहते हैं। इस तरह से ध्यान रखना, हमें प्रकृति के आधार पे मिट्टी पूछे थे। अब एक और पॉइंट यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो यह उदासीन मृदा है, यह प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से सबसे ज्यादा जो भी हमारे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम जो है मिट्टी के उपजाऊपन के लिए करते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा इस मिट्टी में होता है। इसीलिए यह अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की अपेक्षा सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। और यह प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की किस मिट्टी में रासायनिक तत्वों की प्रभावशीलता और जैविक पदार्थों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना उदासीन मृदा में जो है रासायनिक पदार्थों की प्रभावशीलता और जैविक पदार्थों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए यह मिट्टी इन दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। और यही हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखना राजस्थान में एक तो अम्लीय प्रकृति की मृदा कौन सी होती है और एक क्षारीय प्रकृति की मृदा कौन सी होती है। अब काली और जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कार्बनिक यौगिक या ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। और जहां कार्बनिक यौगिक और ह्यूमस की कमी होगी तो निश्चित रूप से वहां जो है किस अम्लीय प्रकृति की मृदा में नहीं आएगी। अब यहां से एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो जलोढ़ मृदा है इसमें नाइट्रोजन स्तरीकरण सबसे तीव्र होता है। राजस्थान की किस मिट्टी में नाइट्रोजन स्तरीकरण सबसे तीव्र होता है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे तीव्र होता है। और इसीलिए यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र गति से होने के कारण जलोढ़ मिट्टी जो है वह सब मिट्टी में सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से मृदा की प्रकृति के आधार पर भी हमें राजस्थान की मिट्टी का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से लाल पीली मृदा के विस्तार वाले जिले हैं? ए जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। बी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। सी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। डी
नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाल पीली मिट्टी कहते किसे हैं और यह राजस्थान में कहां विस्तृत है। तो समझना यहां से, लाल पीली मृदा, लाल पीली जो मृदा है जिसे कहा जाता है सामान्यतः भूरी मृदा, यह राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना, यह राजस्थान में कहां पाई जाती है? बनास बेसिन, यानी कि बनास नदी के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब जिसने राजस्थान की नदियों में बनास बेसिन का अध्ययन कर रखा है या बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पढ़ रखा है, बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई यह चंबल नदी में मिलती है। इसका मतलब है कि जो बनास नदी के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। तो आप ध्यान रखना, बनास नदी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इन जिलों में प्रवाहित होती है, इसलिए राजस्थान में लाल पीली जो मृदा है इसका विस्तार भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में है। और यह भी ध्यान रखना कि यह जो मिट्टी है यह मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। किसके लिए? और विशेष रूप से ज्वार को लेके, और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा ज्वार अजमेर में बोया जाता है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा अजमेर में होता है। यह विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि हम बात करें जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, यह जो है यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तो यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है या वह है झलोड़ मृदा। कौन सी मृदा है? झलोड़ मृदा। पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो जिले हैं, अलवर है, जयपुर है, धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, डीगे, वहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? झलोड़ मिट्टी मिलेगी। और जिसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के रूप में यह जानी जाती है झलोड़ मृदा। इसके बाद कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार में इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। और रेगुर मृदा में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कपासी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। और कई बार काली मिट्टी का प्रश्न हमें पूछा जाता है, यह स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। इसके बाद है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर। हालांकि यह चारों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं, लेकिन अरावली के समीपवर्ती भाग में जो पहाड़ियां हैं उनके कारण यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है यह सब अरावली के समीपवर्ती जिले, और अरावली के समीपवर्ती जिले होने के कारण यहां पर
रेतीली भूरी मृदा का विस्तार है, यह भी ध्यान रखना। हालांकि यहां पर ज्यादा तो आपको कौन सी मिलेगी, रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम बालू रेत के रूप में, मरुस्थलीय मृदा के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन इन जिलों में कई बार हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में रेतीली भूरी मृदा कौन सी है, तो जो अरावली के पश्चिम में समीपवर्ती जिले हैं वहां पर आपको रेतीली बलुई मिट्टी के साथ साथ रेतीली भूरी मृदा भी मिलती है। और इस प्रकार से हमें राजस्थान में मिट्टी के वितरण को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष रूप से एक तो लाल पीली मिट्टी को लेके प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी कई बार केवल और केवल सामान्य जानकारी के अभाव में गलत कर देता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि लाल पीली मिट्टी को भूरी मृदा कहते हैं और भूरी मृदा या लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है, बनास बेसिन में पाई जाती है। यानी कि बनास नदी के आसपास वाले जो जिले हैं उन जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। विशेष रूप से मिट्टी का प्रश्न हमें दो तरीके से ही पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है वितरण से या फिर पूछा जाता है विशेषताओं से। तो वितरण का मतलब है वह कहां पाई जाएगी, विशेषता का मतलब है कि उसकी क्या विशेषता है, उसमें कौन सी फसल सबसे ज्यादा होगी या किस फसल के लिए वह उपयोगी है, उसका क्या अन्य नाम है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और शायद ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रकृति भी आपको पता चल रही है कि जो चीज आपने थ्योरेटिकल पढ़ी है उसको एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है और एक साथ आपको 4 मिट्टी को कैसे पूछा जा सकता है। चले आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ए कोटा चित्तौड़गढ़ में, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सी जैसलमेर बीकानेर में, डी अजमेर टोंक में। अब यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम राजस्थान में मिट्टी के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो मिट्टी के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो मिट्टी के वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया। निर्माण के आधार नहीं, उत्पत्ति के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया, कृषि विभाग ने भी किया है, वैज्ञानिक वर्गीकरण भी हुआ है, लेकिन कृषि में उपलब्धता उपयोगिता के आधार पर भी राजस्थान की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। और जब हम कृषि में उपयोगिता के आधार पर बात करते हैं, उपलब्धता के आधार पर बात करते हैं, तो राजस्थान में जो मिट्टी है वह कितने प्रकार की है, 9 प्रकार की मिट्टी है। अब हमें 9 प्रकार याद नहीं रखने, हमें बस वह समझना है कि उनमें से कौन सी हमें पूछी जाएगी। अब देखिए सामान्यतः जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो एक तो झलोड़ मृदा पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? और झलोड़ मृदा सदैव आपको विशेषता के रूप में पूछी जाती है, जो कहां पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरी पूछी जाती है काली मृदा, जो कि हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तीसरी है रेतीली बलुई मृदा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। चौथी है लाल मृदा, जिसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं, दक्षिण अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमें प्रश्न विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, एक तो हमें पूछा जाता है लाल पीली मृदा पूछी जाती है, लाल काली मृदा पूछी जाती है, रेतीली भूरी मृदा भी पूछी जाती है। तो यहां भी मिट्टी के अंतर्गत पूछी जाती है। तो अब यहां पे समझना यहां कि निम्नलिखित में से लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा
दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और यह प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है बी, कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और दक्षिणी राजस्थान में विशेष यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यह एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है। कई बार लिख देते हैं कि कृषि विभाग के अनुसार लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी, तब भी उत्तर हमारा क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर या दक्षिणी राजस्थान होगा। अब आता है कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो एक और अरावली है, एक और हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी मिलेगी वह मिट्टी कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, यहां पर लाल काली मिट्टी कहां मिलती है? तो कोटा और चित्तौड़गढ़, क्योंकि कोटा का हाड़ौती के पठार का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ में अरावली का, तो इनके दोनों के मध्य में लाल और काली मिट्टी के मिश्रण के रूप में जो है यह लाल काली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर जो कि पश्चिमी राजस्थान के हैं, जहां पे मुख्य रूप से पश्चिमी या जिसे हम एक तो यहां कह सकते हैं रेतीली बलुई मिट्टी मिलेगी, बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम कृषि विभाग का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो जैसलमेर और बीकानेर में जो हमें मिट्टी मिलती है वह मिलती है कैल्सी ब्राउन। कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर में कैल्सी ब्राउन मृदा का विस्तार है। अजमेर और टोंक की बात करें तो यह बनास बेसिन के भाग हैं, इसीलिए यहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली मिट्टी का क्या है? विस्तार। इस प्रकार से हमें राजस्थान में कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है, इसको लेके जो प्रश्न विशेष रूप से लाल लोमी मृदा, लाल पीली मृदा, लाल काली मृदा या कैल्सी ब्राउन मृदा कहां पाई जाती है, इसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चादरी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मृदा है? ए, रेतीली बलुई मृदा, बी, काली मृदा, सी, लाल मृदा, डी, कांप मृदा। चादरी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित। और जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार का अपरदन है। कितने प्रकार का अपरदन है? राजस्थान में 3 प्रकार का क्या है? मृदा अपरदन है। कौन सा है? पवन द्वारा, दूसरा जल द्वारा और तीसरा वर्षा जल द्वारा। 3 प्रकार का अपरदन है। पवन के द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वायु अपरदन कहते हैं। जल के द्वारा होता है उसे हम जलीय अपरदन कहते हैं। और जो वर्षा जल के द्वारा होता है इसे हम चादरी अपरदन कहते हैं। अब पवन के द्वारा जो वायु अपरदन होता है यह सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। जल के द्वारा सबसे ज्यादा विशेष रूप से यहां ध्यान रखना नदी जल द्वारा,
यहां होता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती प्रदेश में, और यहां जो होता है, यहां होता है दक्षिणी अरावली में। कहां होता है? दक्षिणी अरावली में। अब यहां पे समझना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली बलुई मृदा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो और दक्षिण अरावली में कौन सी मिट्टी मिलती है? पर्वतीय मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाल मृदा कहते हैं। तो अब देखिए प्रश्नों में, निम्नलिखित में से चादरी अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या है? लाल मृदा, जिसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। और यहां सबसे ज्यादा किस जिले में होगा? सिरोही जिले में होगा सबसे ज्यादा। जबकि रेतीली बलुई मृदा यहां वायु अपरदन द्वारा यहां सबसे ज्यादा किस जिले में है? जैसलमेर में। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो जैसलमेर, और मिट्टी पूछी जाएगी तो रेतीली बलुई। और काली मृदा सबसे ज्यादा किस जिले में होगा? कोटा के अंतर्गत होगा। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की कौन सी मिट्टी में किस प्रकार का अपरदन की समस्या है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा अपरदन होता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वायु अपरदन होता है, यानी कि पवन के द्वारा, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे लंबा है, जहां पर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है मृदा का क्या होता है? अपरदन सबसे ज्यादा होता है। चला आगे, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? ए रेवेरिना गंगानगर, बी जिप्सीफेरस बीकानेर, सी कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, डी साई रोजेक्स बाड़मेर। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है युग्म असुमेलित है। तो जब हम राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण पढ़ते हैं, राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किसके संदर्भ में? कृषि विभाग। कृषि विभाग द्वारा जो राजस्थान की मिट्टी का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में विभाजित किया। उसमें से जो भाग है, एक भाग है जिसे कहा जाता है रेवेरिना, और जो रेवेरिना मृदा है, रेवेरिना मृदा यहां पाई जाती है श्री गंगानगर में। कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर में। दूसरी मिट्टी इन्होंने बताई साई रोजेक्स। साई रोजेक्स जो मृदा है यहां भी कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर में। इसके बाद तीसरी जो इन्होंने बताई है वह मिट्टी है जिप्सीफेरस। और जिप्सीफेरस मिट्टी यहां पाई जाती है बीकानेर में। चौथी जो मिट्टी है वह है कैल्सी ब्राउन, यहां पाई जाती है बीकानेर और जैसलमेर। पांचवी इसने बताई है नवीन भूरी मृदा, यहां पाई जाती है
छठी इन्होंने बताई है लवणीय मृदा, बाड़मेर, जालोर में। और सातवीं मृदा है यह मृदा पाई जाती है उदयपुर, कोटा में। तो कुल 14 में से 7 यह प्रमुख मिट्टी, हालांकि 14 प्रकार की, जिसमें एक आएगी बालू का स्तूप वाली मृदा, एक रेतीली बलुई मृदा, एक काली मृदा है, एक जलोढ़ मृदा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश के जिले हैं, रेतीली बलुई मृदा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, बालू का स्तूप युक्त मृदा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, काली मृदा हाड़ौती के पठार की। लेकिन मुख्य रूप से 14 में से इन 7 को विशेष रूप से पूछा जाता है। अब इसमें देखिए, रेवेरिना गंगानगर सही है, जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है, लेकिन साई रोजेक्स जो है वह बाड़मेर में नहीं पाई जाती है। बाड़मेर में कौन सी पाई जाती है? लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, जिसे रेहा, ऊषर या कल्लर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसे ही हम क्षारीय मृदा कहते हैं, इसे ही हम रेहा, ऊषर, कल्लर या चौपेन के नाम से भी जानते हैं। यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेहा, ऊषर, कल्लर क्या है, तो वह क्षारीय या लवणीय मृदा है। तो इस तरह से हमें राजस्थान में मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत कृषि विभाग के वर्गीकरण के आधार पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, कृषि विभाग कहता है पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा 2 जिलों में है, जबकि हम सामान्यतः अरावली, दक्षिण अरावली में पर्वतीय मृदा का अध्ययन करते हैं, लेकिन कृषि विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए जिप्सम का, बी रॉक फॉस्फेट का, सी चूना पत्थर का, डी जस्ता चूर्ण का। अब आपको बताना है कि लवणता की समस्या को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान की मिट्टी में जो मुख्य समस्या है, राजस्थान की जो मिट्टी की बात करें तो इसमें 2 समस्याएं मिलती है। एक तो मिलती है अम्लता की समस्या और एक मिलती है क्षारीयता की समस्या। यानी कि जब मिट्टी में पीएच मापक्रम क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है तो अम्लता की समस्या, और यदि पीएच मापक्रम 7 से अधिक है तो वह क्या होती है, क्षारीय। लेकिन ध्यान रखना, मिट्टी जो आदर्श मिट्टी होती है, जो आदर्श मृदा होती है, उस मिट्टी का पीएच मापक्रम कितना होता है, यह भी ध्यान रखना। उस मिट्टी का पीएच मापक्रम जो होता है वह 6.5 से 7.5 होता है। और आपके जनरल साइंस में विशेष रूप से एक तो मिट्टी का पीएच मापक्रम कई बार पूछा जाता है, एक ब्लड का पीएच मापक्रम पूछा जाता है, एक यूरिन का पीएच मापक्रम पूछा जाता है। उसी से पता चलता है कि यूरिन की, ब्लड की और मिट्टी की प्रकृति कैसी है। तो आदर्श मापक्रम के, आदर्श मिट्टी का मापक्रम कितना होगा, 6.5 से 7.5। अब देखिए दोनों का यदि औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 7, और जो
उदासीन मृदा होती है उसका पीएच कितना होता है 7, और इसीलिए पीएच मापक्रम की एक परास होती है। जो आदर्श मिट्टी होगी, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी, उसका पीएच मापक्रम इन दोनों के मध्य होगा। क्योंकि एग्जैक्ट 7 होना संभव नहीं है, 7 से कुछ कम भी हो सकता है, 7 से कुछ ज्यादा हो सकता है, इसीलिए उसकी एक परास बताई गई है। एक जो है परास है कि यहां से यहां तक इस रेंज में पीएच वाली मिट्टी एक आदर्श जो है मिट्टी होगी। अब आता है कि यदि 7 से कम हो गया तो वह कितनी होगी, अम्लीय प्रकृति की, और 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय। तो मिट्टी में जब अम्लता की समस्या होती है तो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं रॉक फॉस्फेट का। किसका प्रयोग करते हैं, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के साथ साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, चूना पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं, और चूना पत्थर के अलावा किसका प्रयोग कर सकते हैं, जस्ता चूर्ण का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यदि क्षारीयता की समस्या है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, ए है, यह ध्यान रखना। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यदि मिट्टी में लवणता की समस्या है, लवणता का मतलब है क्षारीयता की समस्या है या लवणता है, क्षारीयता या लवणता की समस्या है, और जो क्षारीयता या लवणता वाली मिट्टी होती है उसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। लवणता वाली मिट्टी क्या कहलाएगी, लवणीय मृदा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लवणीय या क्षारीय मृदा कहते हैं। और यह मिट्टी उपजाऊ युक्त नहीं होती, अनउपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए इसे ऊसर भी कहा जाता है, रेहा भी कहा जाता है, कल्लर भी कहा जाता है, और चौपेन भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना, इस प्रकार से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिट्टी में कौन सी समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। क्लियर। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है, ए रेगुर मृदा, बी भूरी मृदा, सी लाल मृदा, डी रेतीली बलुई मृदा। अब आपको बताना है कि राजस्थान की किस मिट्टी में नमी धारण करने की सर्वाधिक, यानी नमी को रोकने की सर्वाधिक क्षमता होती है। अब यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम राजस्थान की मृदा की बात करते हैं, राजस्थान की मृदा का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखना दो तरीके से, एक तो पढ़ते हैं जल धारण क्षमता और एक पढ़ते हैं जल ग्रहण क्षमता। अब जल धारण क्षमता किसमें होगी, जिसमें नमी रोकने की क्या होगी, नमी रोकने की क्षमता होगी, उससे हम कहेंगे जल धारण क्षमता। अब जब हम राजस्थान में इन मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हमें दो तरीके से ध्यान रखना है, एक तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है और न्यूनतम जल धारण क्षमता किसकी होती है। इसमें सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी होती है और न्यूनतम जल ग्रहण क्षमता किसकी होती है। बस इसमें एक पॉइंट ही याद रखना है कि जो काली मिट्टी है, काली मृदा में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं।
और न्यूनतम किसमें होती है? रेतीली बलुई मृदा में। अब जिसकी जल धारण क्षमता कम होगी उसकी जल ग्रहण क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होगी, जल ग्रहण क्षमता सबसे क्या होगी? तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या है? ए, कि रेगुर मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं? काली मृदा कहते हैं। काली मृदा में सबसे ज्यादा क्या होती है? जल धारण क्षमता होती है, जिसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे हम कपासी मृदा के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, लाल मृदा को लेके भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि लाल मृदा में कौन से कार्बनिक यौगिक ज्यादा होते हैं? क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो मक्का के लिए उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है? लाल मृदा होती है। और कपास के लिए उपयोगी किसे माना जाता है? काली मृदा को माना जाता है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा का सही समुच्चय है। ए, एरिडीसॉल एंटीसॉल, बी, वर्टिसॉल एल्फीसॉल, सी, एल्फीसॉल इंसेप्टिसॉल, डी, वर्टिसॉल इंसेप्टिसॉल। यह मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। अब ध्यान रखना, मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। जब हम मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान की मृदा को हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी हैं? एंटीसॉल, एरिडीसॉल, एल्फीसॉल, इनसेप्टिसॉल और यह 5 प्रकार की मिट्टी। अब इसमें देखिए, जो एंटीसॉल और एरिडीसॉल है यह पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। एल्फीसॉल यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल दक्षिणी अरावली में पाई जाती है और यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। अब जिसको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 61.11% है। तो अब जब सबसे ज्यादा यहां है तो यहां जो मिट्टी पाई जाएगी वह राजस्थान में सबसे ज्यादा होगी। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? ए, कि एरिडीसॉल और एंटीसॉल मिट्टी यह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है? ए, कोटा में, बी, जयपुर में, सी, सिरोही में, डी, बीकानेर में। अब यदि भौतिक प्रदेश आपने पढ़ रखे हैं कि कोटा जो है यह किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती के पठार में आता है। हाड़ौती के पठार। हाड़ौती का पठार का मतलब है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल मृदा का विस्तार है। जयपुर किस में आता है?
पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हैं, तो यहां पर कौन सी एल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। सिरोही किस में आता है, दक्षिण अरावली में, जहां पर इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है। और बीकानेर कहां आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जहां पर एंटीसॉल मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंसेप्टिसॉल कहां पाई जाएगी, सिरोही में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान में मृदा को लेके जो प्रश्न, विशेष रूप से मृदा के वर्गीकरण को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा की। कहां पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। लेकिन कई विद्यार्थी मैसेज भी कर रहे हैं कि सर हमें ज्योग्राफी को विस्तार से पढ़ना है, तो हम कहां से पढ़ें ताकि हमारा परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। तो साथियों, एलएम ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है एलएम ज्योग्राफी, तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अभी एलएम ज्योग्राफी के द्वारा 31 अगस्त तक सभी कोर्सेज पर ऑफर चलाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस ऑफर। तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए अभी एलएम ज्योग्राफी का स्वतंत्रता दिवस ऑफर चल रहा है। आप एप्लीकेशन में जाइए और वहां पर जाएंगे तो आपको ऐप के स्टोर में जाना है। ऐप के स्टोर में यह सभी कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप इन कोर्स के माध्यम से अपने विषय को अच्छा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है, फैक्ट भी पढ़ाया जाता है और नवीनतम आंकड़ों आधारित पढ़ाया जाता है, एग्जाम तक पढ़ाया जाता है और विस्तार से पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ एलएम ज्योग्राफी इन सभी कोर्सेज में थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाने वाला है कि थ्योरी टॉपिक होने के बाद में जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद एमसीक्यू करवाया जाएगा और एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। केवल 1-2 महीने में आपका जो है कोर्स पूरा हो गया तो नहीं, एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से यदि आज पेपर बनता है तो प्रश्न की प्रकृति क्या होगी और बाद में यदि जैसे जैसे समय निकलता है विषयगत परिवर्तन यदि होते हैं, कोई रिपोर्ट आती है, कोई डाटा यदि आता है, तो उन आंकड़ों का भी समावेश उसी कोर्स में किया जाएगा जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। और सामान्यतः एलएम ज्योग्राफी का कोई भी कोर्स लेते हैं तो न्यूनतम वैलिडिटी 1 वर्ष की तो है ही है, उससे ज़्यादा भी आप चाहेंगे तो वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसी सुविधाओं के साथ हम यहाँ एक अपना स्वतंत्रता दिवस ऑफर लेके आए हैं। जितने भी विद्यार्थी जो एलएम ज्योग्राफी पे विश्वास रखते हैं, एलएम ज्योग्राफी के साथ ऐसे प्रश्नों को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना चाहते हैं, उनका एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। और एलएम ज्योग्राफी के साथ जुड़कर निश्चित रूप से आप अपनी सफलता की नई कहानी लिखेंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने भी 4th ग्रेड का कोर्स लिया था उन विद्यार्थियों से आप संपर्क करना कि एलएम ज्योग्राफी में जो राजस्थान भूगोल पढ़ाया गया है उसका लेवल क्या था, किस आधार पे पढ़ाया गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है और कितने आराम से पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन महीने में कोर्स करवा दिया, नहीं, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ और पूरा पढ़ाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता, फॉर्मेलिटीज नहीं करता है। जिन विद्यार्थियों को एग्जाम तक सिलेक्शन के लिए पढ़ना है उन विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्वागत है, अभिनंदन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।